बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। एक्सरसाइज 7.2 है, 7.1 हमारी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें कह रहे हैं फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन। बेटा ये जो इंक्लिनेशन है ना, इसको हम थीटा बोलते हैं, मतलब एंगल बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 में यहाँ बच्चों लिख चुका हूँ। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है ना, फर्स्ट वैल्यू ये x1 है और ये क्या है y1। इसी तरह ये x2 है और ये क्या है बच्चों, y2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्लोप भी फाइंड करना है और इंक्लिनेशन भी फाइंड करना है। तो बेटा स्लोप फाइंड करने का जो फार्मूला होता है ना, बहुत ही प्यारा फार्मूला है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये आपने फार्मूला याद कर लेना है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर जी हम लोग अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे। ये जो m है ना, ये स्लोप के लिए रिप्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, तो y2 किसके इक्वल है, 11 के। आपने पेपर में क्या करना है, x1 y1 x2 y2 पेंसिल से लिख लेना और फिर रेस कर देना बेटा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है। तो y2 11 है, y1 है 4 ओवर x2 मेरे पास 5 है, फिर है x1 माइनस 2 है, यहां पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। m इज इक्वल टू 7/7 और m इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा स्लोप आ गया। ठीक है जी, तो स्लोप तो फाइंड कर लिया। अब बात है हमारे पास इंक्लिनेशन की। तो इंक्लिनेशन के लिए आपका जो भी स्लोप आएगा ना, आप उसको 10 के इक्वल कर लोगे। तो अल्फा कर लो या थीटा कर लो, जो मर्जी कर लो बेटा। जो भी स्लोप आएगा आप उसको 10 के इक्वल कर लेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, 10 के साथ आप अल्फा भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं, बीटा भी लिख सकते हैं, जो मर्जी लिख लें। ठीक है बेटा, ये हमारे पास एंगल ही है। इंक्लिनेशन दरअसल एंगल ही है, तो वो हमने फाइंड आउट करना होता है। तो 10 यहाँ पे आके इनवर्स हो जाएगा, 10 इनवर्स 1, और अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखेंगे 10 इनवर्स 1, जो कि आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा, ये अल्फा आ जाएगा। और ये पार्ट नंबर 1 हमारा हो जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 1 का। तो पार्ट नंबर 2 देखिएगा, पार्ट नंबर 2 भी सेम टू सेम इसी तरह ही है। ये जी हमारे पास x1 है, ये जी हमारे पास y1 है, इसी तरह ये x2 है और ये हमारे पास y2 है। ठीक है बेटा, तो स्लोप फाइंड कर रहा हूं। स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू 7 है, y2 की जगह 7, y1 की वैल्यू है -2। यहां पहले से ही माइनस मौजूद है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और +2 आ जाएगा। फिर x2 माइनस x1, x2 2 है, x1 3 है, तो 2 माइनस 3 लिख दिया। 7 + 2 9 होता है, 2 माइनस 3 -1 होता है। 9 को -1 पे डिवाइड करेंगे तो -9 आ जाएगा। ये बेटा हमारा स्लोप आ जाएगा। अब आपने इसका इंक्लिनेशन भी फाइंड करना है। जो भी स्लोप आएगा उसको आप 10 के इक्वल करेंगे। 10 इस साइड पे आके इनवर्स हो जाएगा। अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखेंगे 10 इनवर्स -9, शिफ्ट दबा के 10 का बटन दबाएंगे तो इनवर्स आ जाएगा। 10 इनवर्स -9 बराबर होता है -83.65 के। अब देखें यहाँ पे जो हमारा इंक्लिनेशन आया, मतलब जो हमारा एंगल आया है वो माइनस में आया है। जब भी एंगल माइनस में आए आपने उसको 180 के साथ सॉल्व कर देना है। देखें यहाँ पे तो एंगल प्लस में आया था ना, इसलिए हमने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया, लेकिन यहाँ पे एंगल माइनस में आया है तो इस वजह से हमें इसको 180 के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब 180 में ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया जी 180 माइनस 83.65, -83.65। तो अपने कैलकुलेटर पे लिखें 180 माइनस 83.65, तो आंसर आ जाएगा 96.34। तो ये हमारा इंक्लिनेशन आ गया जी। पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 3 बेटा, ये मेरे पास x1 है, ये मेरे पास y1 है, ये मेरे पास x2 है और ये मेरे पास y2 है। तो स्लोप फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो बेटा y2 की वैल्यू 8 है, y1 की वैल्यू 6 है, तो 8 माइनस 6 आ जाएगा। फिर डिवाइड में है x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 4 है और x1 की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 4। तो मैं एक बार चेक कर लूं जी, 4 ही है, तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बच्चों समथिंग ओवर 0 हमेशा इन्फिनिटी के बराबर होता है। समथिंग ओवर 0 मतलब जब भी डिवाइड में 0 आएगा तो आंसर इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो बेटा ये हमारा स्लोप आ गया। अब हमने इसका 10 निकाला, 10 यहाँ पे आके इन्वर्स हो गया,
तो tan इनवर्स इन्फिनिटी किसके बराबर होता है? 90 के। आप चेक करो अपने कैलकुलेटर पे tan 90, तो वो आएगा मैथ एरर, इसका मतलब है कि वो इन्फिनिटी है। ठीक है बेटा, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी किसके बराबर है? 90 के। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और इसकी स्टेटमेंट है। इसके अब हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। हमें कह रहे हैं कि स्लोप के जरिए आपने प्रूव करना है कि ये जो लाइंस हैं ये सेम उस पे हैं जी, लाइन पे हैं। तो सेम लाइन पे कब प्रूव होगा? जब इसका स्लोप जो है वो बराबर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट पार्ट है जी मेरे पास, मैं यहाँ लिख चुका हूँ पहले ही। सबसे पहले मैं निकाल लूंगा स्लोप ऑफ ए बी। सबसे पहले बेटा मैंने क्या निकाल लूंगा? स्लोप ऑफ ए बी निकाल लूंगा। मैं इसको नाम दे रहा हूं m1 का, तो फार्मूला लिख रहा हूं y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है बेटा, तो ए बी है ना, तो ये फर्स्ट वैल्यू है मेरे पास x1 और ये है y1। आप पेंसिल से लिख लोगे, ये है x2 और ये है y2। ठीक है बेटा, तो अब मैं इस फार्मूले में पुट कर दूंगा m इज इक्वल टू y2 5 है, y1 माइनस 3 है, तो ये माइनस पहले ही मौजूद है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y2 माइनस y1, x2 1 है और x1 है माइनस 1, तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस 1 हो जाएगा। m इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8 ओवर 2। 8 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। तो ये जी फर्स्ट स्लोप आ गया, इसको मैंने नाम दिया हुआ है m1 का। अब मैंने ये ए बी का स्लोप ले लिया है। अब बच्चों मैं किसका स्लोप ले लूंगा? बी और सी का। आप भी पेंसिल से लिखकर ना x1 y1, इससे ना पुटिंग में आसानी होती है, गलती भी नहीं होती। ठीक है बेटा, अब आप बी और सी का स्लोप ले लें। तो अब मैं ले रहा हूं जी स्लोप ऑफ बी सी, जिसको मैं नाम दे रहा हूं m2 का। तो यहां भी फार्मूला लिख लें तो अच्छी बात है ना, अगर फार्मूला लिखें तो वो भी कोई मसला नहीं, बस एक ही दफा फार्मूला लिख लें काफी होता है। ठीक है बेटा, तो देखें जी, ये फर्स्ट वैल्यू है x1, ये है y1, ये है x2 और ये क्या है जी? y2। bc का स्लोप ले रहा हूं, तो बच्चों m2 इज इक्वल टू y2 है 9, y1 है 5, 9 माइनस 5 x2 2 है, x1 है मेरे पास 1, तो 9 माइनस 5 क्या होता है? 4, 2 माइनस 1 क्या होता है? 1। तो 4 को जब मैं 1 पे डिवाइड करूंगा तो आंसर 4 आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें m1 और m2 ये जो है आपका क्या आ चुका है बच्चों? बराबर आ चुका है। m1 इज इक्वल टू m2, तो हिंस द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। तो बेटा आप लिख लेंगे सो द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। देखें स्लोप बराबर आ गया ना, तो स्लोप बराबर आने की वजह से आपने हर पार्ट के नीचे ये लिखना है, जिसका स्लोप बराबर आएगा आपने ये लाइन लिखनी है। सो द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। तो ये लाइन बेटा आपने हर पार्ट के नीचे लाजमी लिखनी है। अगर मैं ना लिखूं तो आप लोग लाजमी लिखेंगे, ये लिखेंगे आप m1 इज इक्वल टू m2, ये लाजमी लिखेंगे और फिर ये लाइन लिख देंगे। ठीक है बेटा, तो ये पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। सबसे पहले जी पी क्यू का स्लोप निकाल लें। स्लोप ऑफ पी क्यू, इसको मैं नाम दे रहा हूं m1 का। फर्स्ट स्लोप निकाल रहे हैं ना, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक हो गया जनाब। तो पी क्यू का स्लोप निकाल रहा हूं, तो फर्स्ट वैल्यू x1 है और ये y1 है, ये क्या है जी? x2 और ये क्या है जनाब? y2। अब हम इसको फार्मूले में पुट कर देते हैं। y2 है 5, तो m1 इज इक्वल टू y2 की जगह 5 और y1 की जगह माइनस 5 है ना, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि y1 माइनस में है तो साइन चेंज कर जाएगा। x2 है 7, x2 7, x1 है 4, तो ये माइनस 4 आ जाएगा। m1 5 प्लस 5 10, 7 माइनस 4 3, तो ये बेटा मेरे पास m1 की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। अब ये स्लोप ऑफ क्या निकाल लिया हमने? स्लोप ऑफ पी क्यू निकाल लिया हमने। अब हम लोग स्लोप ऑफ क्यू आर निकाल लेते हैं। तो इसी तरह आप पेंसिल से इसके नीचे भी लिख लेंगे, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक हो गया। तो स्लोप ऑफ क्यू आर ले रहे हैं आप, स्लोप ऑफ क्यू आर, तो ये क्या आ जाएगा? इसको हम नाम दे रहे हैं m2 का। तो फार्मूला दोबारा ना लिखें, बस एक दफा लिख दिया काफी है। तो y2 माइनस y1,
15 माइनस 5, 15 माइनस 5, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, 10 माइनस 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10 माइनस 7। तो m2 क्या आ गया? 15 माइनस 5 10, 10 माइनस 7 3, तो ये भी बराबर आ गया जी। तो m1 इज इक्वल टू m2, ये दोनों आंसर बराबर हैं। तो ये लाइन लिखेंगे, सो द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। ये वाली पूरी लाइन आप लोगों ने लिख लेनी है बेटा। थर्ड पार्ट है, l दिया हुआ है -4 6, m दिया हुआ है 3 8 और n दिया हुआ है 10 10। तो स्लोप ऑफ एल एम फार्मूला लिख लिया, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, तो इसको हमने m1 का नाम दिया है। तो हमारे पास जी देखें, अब आप लोगों ने पेंसिल से लिख लेना है x1 y1, और ये क्या है जी x2, और ये क्या है जी y2। आप लोग ये पेंसिल से लिख लेंगे पेपर में, फिर बाद में रेस कर देना, पुट करने में आसानी होगी। तो 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 आ गया, 3 प्लस 4, तो 3 प्लस 4 आ गया, 8 माइनस 6 2 आ गया, 3 प्लस 4 7 आ गया, तो m1 आ गया 2/7। ठीक हो गया जनाब। तो m1 आ गया जी 2/7। अब हम स्लोप निकाल रहे हैं mn का। अब हम दूसरी वैल्यू का स्लोप ले लेते हैं, lm का लिए, और अब हम ले लेते हैं बेटा mn का स्लोप ले लेते हैं। तो ये x1 कर दिया, इसको y1, और ये x2 हो गया, और ये y2। 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 हो गया, और साथ में x2 माइनस x1, 10 माइनस 3, 10 माइनस 8 2, 2/7। तो ये बेटा हमारा स्लोप आ गया 2/7। ठीक है बेटा, तो ये आ गया जी 2/7। तो दोनों स्लोप क्या हैं जी हमारे पास? बराबर हैं। m1 इज इक्वल टू m2 है, और ये लाइन आप लोग लिख लेंगे, सो द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट था। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो इसको बेटा मैं रेज कर रहा हूं जी, ये लें जी, डन। पार्ट नंबर 4 लिख लेंगे फटाफट से बेटा, शाबाश लिख लें जी। कुछ बच्चों ने लिख भी लिया है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, कुछ बच्चों ने लिख लिया है और उन्होंने सॉल्व करना भी स्टार्ट कर दिया है। वो लोग बैठे नहीं हुए, तो वो मेरा वेट नहीं कर रहे। आप लोग भी बेटा स्टार्ट कर दें पार्ट नंबर 4। एक्स दिया हुआ है जी a to b, पार्ट नंबर 4 है एक्स दिया हुआ है a to b, y दिया हुआ है c, y दिया हुआ है c, a प्लस b, और साथ में z दिया हुआ है, z दिया हुआ है 2c माइनस a और 2a। ठीक हो गया जी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैं स्लोप ऑफ एक्स वाई फाइंड कर लेता हूं। स्लोप ऑफ एक्स वाई, इसको मैं नाम दे रहा हूं m1 का। तो ये फार्मूला लिख लिया जी, बार बार नहीं लिखना, बस एक ही दफा लिखना है एक ही क्वेश्चन में। y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। ठीक है जी। तो ये पहली वैल्यू x1 है, दूसरी वैल्यू y1 है, ये है जी x2, और ये क्या है जी a प्लस b, क्या है जी y2 है। ठीक है बेटा। तो इसमें हम लोग पुट करने वाले हैं m1, y2 है a प्लस b, y1 है 2b। ठीक हो गया जी। x2 है c, x1 है a c माइनस a। ठीक हो गया। तो m1 a प्लस b माइनस 2b माइनस b आ जाएगा, और साथ में c माइनस a आ जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा जी m1 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो अब हम दूसरी वैल्यू का स्लोप निकाल लेते हैं। पहले हमने एक्स वाई का निकाला है, अब हम निकाल लेते हैं वाई जेड का। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे रहा हूं जी x1 का, इसको मैं नाम दे देता हूं y1 का, इसको x2 का, और इसको y2 का। ठीक है बेटा। तो अब हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ y z, ओहो कैपिटल लिखना है, कैपिटल लिखना है y z। तो m2 फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, y2 2a है, y2 माइनस y1। तो y1 की वैल्यू है a प्लस b, तो इस y1 के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि y1 के साथ माइनस है। ये जो माइनस है ना, ये y1 के साइन चेंज कर देता होता है। तो a प्लस बी है, तो माइनस a माइनस b आ जाएगा। इस y1 के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि y1 के साथ यहाँ माइनस है, ओवर x2 क्या है 2c माइनस a, 2c माइनस a, और x1 क्या है c, तो ये c आ गया जी। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, m2 इज इक्वल टू 2a माइनस a, तो a आ जाएगा, साथ में b आ जाएगा, ओवर
2c माइनस सी, तो 2c माइनस सी क्या हो जाएगा बच्चों, 2c माइनस सी हो जाएगा, और ये माइनस का a आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें और आपको नजर भी आ रहा है मेरे ख्याल से, m1 और m2 ये दोनों क्या हो चुके हैं, ये बराबर हो चुके हैं। तो ये आप स्टेटमेंट लिख लेंगे, m1 इज इक्वल टू m2 सो द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। तो ये बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। हमें कह रहा है कि आपने के फाइंड करना है, ए बी एंड सी डी आपके पास मौजूद है और दो कंडीशन दी हुई है। आपने के फाइंड करना है, पहले पैरेलल करके फिर परपेंडिकुलर करके। इससे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इन दोनों का स्लोप निकाल लें। तो बच्चों सबसे पहले मैं ए बी का स्लोप निकाल रहा हूं, स्लोप ऑफ ए बी m1। तो फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो m1 इज इक्वल टू y2 है -6 और y1 क्या है जी 3, तो माइनस का 3 आ जाएगा। x2 क्या है जी k और x1 क्या है जी 7, तो k माइनस 7। m1 इज इक्वल टू -9 ओवर k माइनस 7। तो ये बच्चों हमारे पास m1 आ चुका है। ठीक है बेटा, इस तरह से देखे ना, वही सेम टू सेम हमने फार्मूला अप्लाई किया है। ये x1 है, ये y1 है, मेरे ख्याल से बार बार लिखना पड़ेगा, और ये x2 है और ये y2 है। तो हमने y2 की वैल्यू और y1 की वैल्यू पुट कर दी, इसी तरह x2 और x1 की भी। अब हम निकाल लेंगे स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी। ठीक है जनाब, तो आप सबको पता है कि सेम टू सेम ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो हमने फार्मूले में पुट कर देने। हम इसको m2 का नाम दे देते हैं, y2 है 4, y1 है 5। तो 4 माइनस 5, x2 है -6, x1 है -4। तो फार्मूले में माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। m2 इज इक्वल टू 4 माइनस 5 -1 -6 प्लस 4 -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो m2 में यहां लिख लेता हूं, चलें m2 आ गया 1/2। तो ये बेटा मेरे पास m2 की वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। और ये वैल्यू किस चीज की आ गई, m1 की। अब हम आगे चलते हैं। उसने हमें कहा है कि k निकाल लो यार, k फाइंड आउट कर लो अगर आपके पास ये पैरेलल हो और परपेंडिकुलर हो। अभी आपको बताते हैं कि पैरेलल और परपेंडिकुलर में क्या फर्क है। सबसे पहले तो मैं करने लगा हूं पैरेलल। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, पैरेलल। ये इसी क्वेश्चन में कहा हुआ है, दो कंडीशनों से आपने के निकालना है बेटा। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में दोनों स्लोप्स बराबर होते हैं, मतलब m1 और m2 क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, m1 का आंसर लिखा -9 ओवर k माइनस 7, m2 का आंसर लिखा 1/2। ठीक हो गया जनाब, बहुत ही आसान है। ये m1 का आंसर और ये m2 का आंसर, पैरेलल में दोनों को हम क्या कर देते होते हैं, बराबर। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको यहां पर, इसको यहां पर। ठीक है, तो 2 को जब मैं -9 से करूंगा -18, k -7 को जब 1 से करूंगा तो k -7 आ जाएगा। -18 -7 यहां आके प्लस का 7 हो जाएगा, और -18 प्लस 7 क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -11। ठीक हो गया जी। तो ये k आ गया हमारा किससे, पैरेलल से। अभी हमने पैरेलल से निकाला है, अब हमने अपना आंसर परपेंडिकुलर से भी निकालना है। अब हमने अपना आंसर परपेंडिकुलर से भी निकालना है। तो अब बच्चों मैंने हेडिंग लगा ली है परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर में क्या होता है, दोनों स्लोप्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर किसके बराबर होता है, -1 के। याद रखिएगा, m1 m2 को मल्टीप्लाई करते हैं और उसको हम किसके इक्वल रखते हैं, -1 के। परपेंडिकुलर में दोनों स्लोप का जो आंसर होता है वो -1 होता है। तो यहाँ पे तो हमारे पास वैल्यूज उसने पहले ही दे दी हैं। तो परपेंडिकुलर की यही कंडीशन होती है जो आपने याद रखनी है। ठीक है बेटा, तो m1 क्या हो गया, m1 की वैल्यू पुट की -9 ओवर k -7, -9 ओवर k -7। m2 की वैल्यू पुट की 1/2 इज इक्वल टू -1। तो मेरे ख्याल से जी क्लियर है, यहाँ तक कोई मसला ही नहीं, यहाँ तक आप लोगों को। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ, -9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -9,
ओवर -9 को 1 से किया तो -9। अब इस 2 की बारी है, 2 को k के साथ किया तो 2k, 2 को 7 के साथ किया तो 14। ये जो डिवाइड में 2 है इसको दोनों के साथ करना है ना, 2 को k के साथ 2k, 2 को 7 के साथ 14 इज इक्वल टू -1 आ गया, इज इक्वल टू -1। अब मैं इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -9 -1 2k -14 आ जाएगा। ठीक है बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 9 इज इक्वल टू 1 को अंदर मल्टीप्लाई किया 2k -14 आ जाएगा। इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, रोला ही मुका देते हैं। ठीक है, तो -14 है, इस साइड पे आके +14 हो जाएगा, 9 + 14 23 हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो हमारा आंसर आ गया। तो ये आंसर आ गया जी किससे, परपेंडिकुलर से k का, और ये आंसर किससे आ गया जी, पैरेलल से। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम 4 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें कह रहे हैं यूजिंग स्लोप्स, आपने स्लोप को यूज करना है बच्चों। शो दैट द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी इज आर राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल में क्या होता है बेटा, कोई से जो दो स्लोप्स होते हैं ना, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर -1 आ जाए, दो स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर -1 आ जाए तो वो राइट ट्राइंगल बच्चों प्रूव हो जाती है। ठीक है बेटा, तो आपके पास 3 पॉइंट्स दिए हुए ए बी एंड सी। तो सबसे पहले मैं स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कर रहा हूं, इसको मैं नाम दे रहा हूं x1 का, इसको y1 का, इसको x2 का, इसको y2 का। तो y2 - y1 x2 - x1 ये हमारे पास बच्चों फार्मूला होता है। ठीक है, तो m1 मैंने ए बी को नाम दे दिया, y2 आ गया 7, y1 आ गया 1, तो 7 - 1, x2 - x1 2 - 6 आ गया, 7 - 1 6, 2 - 6 -4। यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर दूंगा तो -3/2 m1 आ जाएगा। अब बच्चों मैं b और c का स्लोप ले रहा हूँ, तो b और c का स्लोप लेने के लिए इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 का नाम दे दिया है। तो बार बार फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक ही दफा आपने फार्मूला लिखना है, वो काफी होता है। ठीक है बेटा, तो y2 - y1 -7 -7 आ जाएगा। ठीक हो गया, x2 - x1 -6 -2 आ जाएगा, -6 -2, तो -7 -7 -14 -6 -2 माइनस का 8 आ जाएगा बच्चों। तो अब आप इसकी कटिंग कर दें, 2 4 जार 2 7 जार, माइनस से माइनस कट गया तो 7/4 आ गया जी हमारे पास, m2 आ गया बेटा। तो मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है बेटा। तो नेक्स्ट देखिएगा और समझिएगा, स्लोप ऑफ ए सी निकाल रहा हूं। तो ए सी में मैंने क्या किया है, ए सी में ए को मैंने x1 y1 का और सी को मैंने x2 y2 का नाम दे दिया है। तो सेम टू सेम y2 - y1 -7 -1 आ जाएगा, -7 -1 आ जाएगा, x2 - x1 -6 -6 आ जाएगा, -6 -6 आ जाएगा, -7 -1 -8 आ जाएगा, -6 -1 माइनस का 12 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे कटिंग कर दी, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12। अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको शुरू में कहा था कि अगर हम दो स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर -1 आ जाए तो प्रूव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लाई करने लगा हूँ m1 और m3 को। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि m1 3/2 है और m3 जो है 2/3 है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से आंसर हमें मिल सकता है। तो m1 है -3/2 और m3 है हमारे पास 2/3, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया जी -1। ये तो प्रूव हो गया। ठीक है बेटा, आपने क्या लिखना है, सिंस द प्रोडक्ट इज -1, सिंस ए बी एंड सी आर परपेंडिकुलर, सो द ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल बेटा। ठीक है, एट वर्टेक्स ए। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबको इसकी समझ भी आ चुकी है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टेटमेंट पढ़ लें क्वेश्चन नंबर 5 की। हमें कह रहा है कि आपके पास 2 पेयर्स गिवन है, फटाफट से स्टेटमेंट पढ़ लें। यार स्टेटमेंट लाजमी पढ़ा करो, ठीक है, जब तक स्टेटमेंट अगर नहीं पढ़ोगे ना तो फिर परेशानी आपके लिए है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ लो, क्या कह रहे हैं, पढ़ लो कोई नहीं, खैर है पढ़ लो यार।
स्टेटमेंट पढ़ने में बेटा बहुत ही फायदा है। वो कह रहे हैं कि 2 पेयर्स आपके पास मौजूद हैं, तो आपने बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या कुछ भी नहीं है। अच्छा, पैरेलल में क्या होता है, अगर स्लोप बराबर आ जाए तो पैरेलल, अगर स्लोप बराबर ना आए और उनको मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 आ जाए तो वो परपेंडिकुलर, अगर दोनों में से कुछ भी ना हो तो वो ना पैरेलल होगा और ना ही परपेंडिकुलर होगा। तो फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूं जी। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का ए है 1 - 2 2 4 और एंड लिखा हुआ है बीच में उसने, और 4 1 -8 और 2। ठीक है बेटा, तो बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। तो आप लोग सबसे पहले तो लेट कर लें, ए बी सी डी का नाम दे दें इसको। ठीक है जी, सबसे पहले तो आप लोगों ने लेट कर लेना है। फर्स्ट पॉइंट को आप लोग ए का नाम दे दें 1 - 2 और बी का दे दें जी 2 4। फर्स्ट को ए बी का नाम दे दें एंड सेकंड को सी का, और लास्ट वाली वैल्यू को डी का नाम दे दें -8 और 2। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं स्लोप ऑफ ए बी, तो मैं इसको नाम दे रहा हूं बच्चों m1 का। तो फार्मूला क्या होता है जी, देखें जी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो फार्मूला y2 - y1 x2 - x1 m1 इज इक्वल टू 4 + 2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो ये y1 के साइन चेंज कर देगा, तो माइनस का 2 है यहाँ पे, तो ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, x2 है 2, x1 है 1, 2 - 1। ठीक हो गया जनाब। तो नेक्स्ट m1 4 + 2 6 हो जाएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा। 6 को 1 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आ जाएगा जी, आपके पास 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए बी का स्लोप आ गया है। अब हम लोग सी डी का स्लोप निकाल लेंगे। तो अब हम लोग यहां लिख रहे हैं स्लोप ऑफ सी डी। तो बच्चों इसका स्लोप सेम टू सेम, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। y2 - y1 2 - 1, x2 - x1, x2 है -8 और x1 है मेरे पास 4, तो -8 - 4 आ जाएगा। अब जी हम लोग यहां पर स्पेस बना लेते हैं बेटा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट 2 - 1 1 हो जाएगा। इसको मैं ना m2 का नाम दे रहा हूं 1 ओवर -12, मतलब -1/12 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, m2 आ गया। ठीक है बेटा, और m1 क्या आ गया जी, 6 आ गया। अगर आप ध्यान से देखें ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, m1 और m2 बराबर नहीं है, तो मैं लिख रहा हूं m1 इज नॉट इक्वल टू m2। तो ये पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल। अगर बराबर होते तो फिर ये क्या होते बच्चों, पैरेलल होते। ठीक है बेटा, अगर दोनों का आंसर बराबर होता। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, m1 × m2। ठीक है बेटा, तो m1 का आंसर 6 आए, m2 का आंसर -1/12, 6 1s are 6, 6 2s are, इसका तो आंसर -1 आ रहा है। तो बच्चों ये आपके पास 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, -1/2 आ रहा है इसका आंसर, ये -1 के बराबर नहीं है। परपेंडिकुलर में क्या होता है हम दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर -1 आ जाए। ये तो मल्टीप्लाई करने से -1 आ ही नहीं रहा, तो ना ये परपेंडिकुलर है, ना ये परपेंडिकुलर है, यहां आप लिख लेंगे नॉट परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, ना ये परपेंडिकुलर है और ना ही ये क्या है, पैरेलल है। तो फिर ये क्या होगा, ये नन होगा। ठीक है ना, तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो ठीक है, तो ये होगा नन। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या है जी, पार्ट नंबर 1 है। मैं उम्मीद कर रहा हूं जी आप सबको समझ आ चुकी है। अब आप लोग जी इसका सेकंड पार्ट लिख लें बेटा, सेकंड पार्ट, और इसको मैं करने लगा हूं रेज। आप लोग भी रेज ना कर देना कहीं, ठीक है, मेरी तो मजबूरी है बेटा। तो सेकंड पार्ट लिखते हैं, आप लोग लिखें जी, सेकंड पार्ट लिखें, स्टार्ट करें, मेरा इंतजार ना करें। सेकंड पार्ट लिखें बेटा, इंतजार करें, स्टार्ट करें, सॉरी। तो सेकंड पार्ट है -3 4 -3 4 6 2
एंड 4 5 -2 7। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास -2 -7। तो ये बच्चों हमारे पास है सेकंड पार्ट। ठीक है जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो ए है आपके पास, सेलेक्ट कर लेते हैं -3 4, बी है आपके पास 6 2, एंड इसी तरह यहां भी फर्स्ट है जी ए है 4 5 और बी क्या है जी -2 -7। ठीक हो गया जनाब। तो सॉरी, ये तो ए बी का नाम दे दिया हमने, तो जल्दबाजी में ऐसे ही होता है, तो इसको मैंने सी डी का नाम दे दिया। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी निकाल रहा हूं। स्लोप ऑफ ए बी m1 का नाम दे रहा हूं। फार्मूला लिख रहा हूं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है जनाब। तो यहां पर आपने क्या करना है, देखें ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। y2 माइनस y1 2 माइनस 4 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। y2 माइनस y1, x2 क्या है 6, x1 के साथ है माइनस, तो यहां भी माइनस है, तो ये -3 क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। 2 माइनस 4 -2, 6 + 3 9। तो m1 क्या आ गया जी -2/9 आ गया मेरे पास m1। तो मेरे ख्याल से क्लियर है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब हम स्लोप ऑफ सी डी निकाल लेंगे। अब मैंने यहां लिख दिया बच्चों स्लोप ऑफ सी डी। तो फार्मूला अब आप सबको आता है, इसको मैं m2 का नाम दे रहा हूं। y2 है -7, y2 है -7, y1 है 5, ठीक है, और x2 है -2 और x1 है 4। तो बच्चों इसी तरह सेम टू सेम x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है बेटा। तो -7 -5 माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, -2 -4 माइनस का 6 और m2 आ जाएगा मेरे पास 2। ठीक है बेटा, 6 2 12 होता है ना, तो इसकी हम कटिंग कर देंगे और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी आप सब लोग अब यहां तक समझ चुके हैं। अब हम चेक करते हैं कि ये है क्या, मतलब कि ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या कुछ भी नहीं है। क्या ये पैरेलल है? आपने कहा सर ये पैरेलल तो है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो नॉट पैरेलल। ठीक है जी, तो ये पैरेलल तो नहीं है। ठीक हो गया। अब परपेंडिकुलर के लिए आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और अगर आंसर -1 आ जाए तो वो परपेंडिकुलर होगा। m1 आया जी -2/9, m2 आया जी 2। ठीक है, 2 2 4, ये तो -4/9, ये तो -1 आ ही नहीं रहा। परपेंडिकुलर के लिए -1 का आना जरूरी है, तो ये परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो ये परपेंडिकुलर भी नहीं है, नॉट परपेंडिकुलर। तो ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, तो इसकी थर्ड ऑप्शन आप लिखेंगे नन। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। हमें कह रहा है फाइंड एन इक्वेशन। डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले दिया हुआ है द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो पॉइंट है जी आपके पास यहाँ पर 7 -9। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं x1 और y1 का, x1 और y1 का नाम दे रहा हूं 7 -9। बच्चों ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसका भी कुछ ना कुछ मतलब है, और वो क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो स्लोप होता है वो हमेशा क्या होता है? 0 के बराबर होता है। याद रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो स्लोप होता है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है बेटा, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 0। अब आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे स्लोप क्या होता है। तो बच्चों आपने याद रखना है हॉरिजॉन्टल लाइन पे स्लोप 0 होते हैं। अब कुछ फार्मूलाज हैं, नए नए कुछ फार्मूलाज आने वाले हैं। अब हमने यहाँ पर इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपके पास पॉइंट है और स्लोप है। तो फार्मूला लगेगा बच्चों y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। जी बिल्कुल, अब नए नए फार्मूलाज आने वाले हैं बेटा। ये फार्मूला हम कब लगाते हैं? जब हमने इक्वेशन फाइंड करनी हो। और यूज कैसे करते हैं? जब हमारे पास पॉइंट हो और स्लोप हो। ठीक है बेटा, तो देखिए इसमें आप पुट कर देंगे y, पहली वैल्यू x1 है, दूसरी वैल्यू y1 है, तो y1 की जगह -9, m की जगह 0, x माइनस x1 है 7। ठीक है बेटा,
ये x1 है, ये y1 है, और ये m 0 है, m की जगह 0 पुट कर दिया, और ये पूरा फार्मूला है माइनस माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हमने बेटा क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। सेकंड पार्ट पे चलते हैं जी, बी पार्ट। वो कह रहे हैं कि द वर्टिकल लाइन, तो आपके पास यहां पर पॉइंट मौजूद है, इसको हम x1 y1 का नाम दे रहे हैं, और वो पॉइंट क्या है जी, -5 और 3। बच्चों वर्टिकल लाइन पर जो स्लोप होता है वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना। यहां पे असल में 1090 या वर्टिकल लाइन सीधी होती है, तो 1090 इन्फिनिटी के इक्वल होता है बेटा, ठीक है। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो वर्टिकल लाइन पे आप याद रखिएगा, एमसीक्यूज में आता है स्लोप इन्फिनिटी, हॉरिजेंटल पे 0, ठीक है बच्चों। तो फार्मूला लिख लेंगे y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो y1 क्या है मेरे पास, यहाँ 3 है, y माइनस 3, m क्या है इन्फिनिटी, x1 है -5, तो ये -5 हो जाएगा, ठीक हो गया जी। मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया, -5 पुट कर दिया। तो मेरे ख्याल से जी आप सब लोग अब यहां तक समझ चुके हैं। अब हम अगर इन्फिनिटी को अंदर मल्टीप्लाई करें ना, तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, तो फिर इक्वेशन में तो 0 आना चाहिए ना। यहां तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इन्फिनिटी बन रहा है, फिर क्या करेंगे, इन्फिनिटी यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इन्फिनिटी यहां आके हम डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू एक्स, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +5। समथिंग ओवर इन्फिनिटी, समथिंग ओवर इन्फिनिटी बच्चों किसके बराबर होता है, 0 के, ठीक है बेटा। समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, x + 5 इज इक्वल टू 0। याद रखना, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है, और समथिंग ओवर 0 ये बराबर होता है इन्फिनिटी के, ठीक है बेटा। तो ये दो चीजें हैं, ये आपने अपने जहन में रखनी है। तो ये हमारे पास बी पार्ट है। अब हम लोग सी पार्ट की तरफ चलते हैं। वो कह रहे हैं सी पार्ट में थ्रू -6 और 5। सी पार्ट है बेटा, पॉइंट को नाम दे रहा हूं x1 y1 का, -6 और 5, और स्लोप जो है यहां पर 7 है, तो स्लोप को नाम दे रहा हूं मैं m का, जो कि 7 है। तो स्लोप भी है, पॉइंट भी है, तो फार्मूले में पुट कर देते हैं, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 है y1 है 5, x1 है 6, x1 और y1, पहली वैल्यू x1 दूसरी y1, m आ जाएगा 7, x माइनस x1 आ जाएगा जी -6, ठीक हो गया जी। तो m की जगह मैंने 7 पुट कर दिया, x माइनस x1 की जगह -6 आ जाएगा, क्लियर हो गया जी। y माइनस 5, 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y माइनस 5, 7 को मल्टीप्लाई किया, 7x + 42 हो जाएगा। तो 7x + 42 वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस y यहां आके -5 इधर आकर +5, और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। 7x + 42 वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस y इधर आके -y, माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5। 7x तो वैसे का वैसे ही लिख देना ना आपने, 7x -y + 42 + 5 + 47 इज इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर सी है। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है, मुझे तो बड़ी उम्मीद है जी। पार्ट नंबर डी की तरफ चलते हैं। अब मैं इसको जी रेस कर रहा हूं, कर दूं ना रेस, सर कर दें, सर जी कर दें, आप कर दें, बस फटाफट कर दें, क्योंकि हमें समझ आ गई है। चलें जी पार्ट नंबर डी की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है जी पार्ट नंबर डी, हमें कह रहा है कि थ्रू 8 - 3। तो ये जो पार्ट नंबर डी है ना, फर्स्ट पॉइंट को तो आपने नाम दे देना है x1 y1 का, 8 - 3, ये आ गया जी आपके पास। तो x1 y1, और स्लोप क्या है जी 0, m क्या है जी 0, ठीक है जी। तो फार्मूले में पुट कर दिया, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये x1 है, ये y1 है, y माइनस y1 की जगह आ गया -3, y1 की जगह -3, m की जगह 0, x1 की जगह 8, माइनस माइनस प्लस
0 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। सर जी ये तो बहुत ही आसान था, ये तो हम खुद भी कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर डी हो गया। पार्ट नंबर ई पे चलते हैं। वो कह रहा है थ्रू -8 5। पार्ट नंबर ई, तो पॉइंट को नाम दे रहा हूं x1 y1 का, जो कि है -8 और 5। और यहां पे इसका जो स्लोप है ये अनडिफाइन है, मतलब m जो है यहाँ इन्फिनिटी है। ठीक है बेटा, तो फार्मूला लिखा y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। x1 8 है, -8 है, y1 5 है, तो y1 की जगह 5 आ गया, m की जगह इन्फिनिटी आ गया, x1 की जगह -8 आ गया, x1 की जगह -8 आ गया। इन्फिनिटी इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। तो फिर क्या करेंगे, इन्फिनिटी को इसके नीचे हम डिवाइड कर देंगे और यहां आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है। याद रखना, जब भी इन्फिनिटी डिवाइड में आए तो वो किसके बराबर होता है, 0 के। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई x + 8 = 0। तो ये हमारे पास बेटा ई पार्ट है। अब हम लोग चलते हैं एफ पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स अब हमारे पास एफ पार्ट है जी। देखें अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं और आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो रहा है। जब भी 2 पॉइंट्स हो और आपने इक्वेशन फाइंड करनी हो तो फार्मूला क्या होता है, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये बेटा हमारे पास फार्मूला है। ये कब यूज होगा, जब 2 पॉइंट्स हो और हमने इक्वेशन फाइंड करनी हो। ठीक है बेटा, तो आप सबको पता है कि ये x1 है, ये y1 है, इसी तरह ये x2 है और ये क्या है जी y2। ठीक है बेटा, y माइनस y1, y माइनस y1 है जी -3, y1 क्या है जी -3, y2 माइनस y1, y2 क्या है जी -1 और y1 क्या है जी -3। तो बच्चों मैंने यहां पर y की वैल्यू पुट कर दी। x माइनस x1, x1 क्या है जी -5, x1 क्या है -5, x2 माइनस x1, तो x2 है 9, x1 है मेरे पास -5, वैल्यूज पुट कर दी हैं। माइनस माइनस प्लस y + 3, -1 माइनस माइनस +3 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस माइनस +5 और यहां पे आ जाएगा 9 + 5 आ जाएगा, y + 3 -1 + 3 2 आ जाएगा, x + 5 9 + 5 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी यहां तक क्लियर है आप सब बच्चों को। तो y + 3/2 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू x + 5। ये 14 यहाँ डिवाइड में था, यहाँ आके मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, तो 2 1s are 2, 2 7s are 14, यहाँ हमने कटिंग कर दी इसकी। अब इस 7 को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 को y के साथ 7y, 7 को 3 के साथ 21 इज इक्वल टू x + 5। ये x + 5 वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस का 7y यहाँ आके माइनस का 7y हो गया, प्लस का 21 यहाँ आके माइनस का 21 हो गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। x - 7y + 5 - 21, तो ये 16 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये बेटा हमारे पास पार्ट नंबर एफ था। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर जी की तरफ, जो कि है y इंटरसेप्ट -7 और स्लोप दिया हुआ है उसने -5। अब हमारे पास जी पार्ट है, वो हमें कह रहे हैं कि y इंटरसेप्ट जो है आपके पास -7 है और स्लोप जो है -5 है। स्लोप को मैंने यहाँ m से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है बेटा, अब y इंटरसेप्ट तो है, x इंटरसेप्ट नहीं है, मतलब यहाँ पे x इंटरसेप्ट क्या होगा 0 होगा। तो x1 हो गया 0 और y1 क्या हो गया -7, क्योंकि y इंटरसेप्ट तो उसने दिया हुआ है। तो फार्मूला जी आप सबको आता है y - y1 m इंटू एक्स माइनस x1। अब ये जी फार्मूला आप सबको आना भी चाहिए बेटा, काफी दफा हमने इसको कर लिया है। तो y1 क्या आ गया जी माइनस का 7, m आ गया जी -5, x1 आ गया जी 0, y1 -7 और m की जगह -5, स्लोप दिया हुआ है ना। तो माइनस माइनस प्लस, -5 को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5x हो जाएगा, माइनस का 5x यहाँ आके प्लस का 5x हो जाएगा, साथ में प्लस का y प्लस का 7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा।
और ये हमारी क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी पार्ट नंबर जी की। अब हम लोग पार्ट नंबर एच देखते हैं बेटा। पार्ट नंबर एच है एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है -3। पार्ट नंबर एच बच्चों एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट -3, एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है -3 और वाई इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है उसने, वाई इंटरसेप्ट भी भाई साहब ने दिया हुआ है जो कि है मेरे पास 4। हमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन। अब यहां अगर हम ध्यान से देखते हैं एक्स और वाई इंटरसेप्ट तो है लेकिन स्लोप नहीं है इस पार्ट में, तो यहाँ पे थोड़ा सा यार फार्मूला चेंज होगा। एक्स और वाई इंटरसेप्ट तो है लेकिन स्लोप नहीं है, इस वजह से यहाँ पर एक फार्मूला है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं इस फार्मूले को। तो मैंने क्या लिखा, यूजिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हमें यहाँ पे टू इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगा, या तो ये फार्मूला यूज कर लें या तो एक हमने पहले यूज किया था पार्ट नंबर एफ में। एफ में अगर आपको याद हो मैंने y माइनस वाई वन ओवर y2 माइनस वाई वन, या तो वो यूज कर लें, वो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो यूज करना है तो आप लोग वो वाला भी यूज कर सकते हैं। वही वाला करवाऊं सर, आप हमें वही करवा दें क्योंकि हम वो पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहां देखें एक्स इंटरसेप्ट तो है लेकिन y इंटरसेप्ट यहाँ 0 है, इसमें x इंटरसेप्ट तो है, y इंटरसेप्ट 0 है। यहाँ पे y इंटरसेप्ट तो है लेकिन x इंटरसेप्ट 0 है, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया 0 और 4। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे x इंटरसेप्ट नहीं है ना, सिर्फ y इंटरसेप्ट है। ठीक हो गया। तो फार्मूला मैंने आपको पिछले पार्ट में करवाया था, y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन, x माइनस x1, x2 माइनस x1। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है जी मेरे पास y2 है बेटा। ठीक है, तो अब हमने इसको सॉल्व कर लेने। y माइनस वाई वन, y1 0 आ गया, x y2 माइनस y1 4 माइनस 0, 4 माइनस 0, x माइनस x1, x1 आ गया -3, x2 0 आ गया, x1 आ गया -3। ठीक है बेटा, तो ये आ गया जी y ओवर 4। यहां पे बच गया जी मेरे पास x माइनस माइनस प्लस 3 और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों। यहां स्पेस बना लेते हैं, 3 को y के साथ, 3y इज इक्वल टू 4 को यहां पे, तो 4x प्लस 12 आ जाएगा, 4x प्लस 12 आ जाएगा। यहां पे मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, 4 को यहां मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ। अब इसको तरतीब दे देते हैं, 4x प्लस का 3y इस साइड पे आके माइनस का 3y और ये प्लस का 12 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो आप इस तरह से कर लें, नया फार्मूला याद ना करें ताकि आपको एक दो फार्मूले ही याद करने पड़े बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर एच था। अब लास्ट पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6 का, आई पार्ट है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, सारे पार्ट्स करेंगे जी इंशाल्लाह ताला। आपको पता है कि हमने जितने भी चैप्टर्स कर लिए हैं, 6 चैप्टर्स किए हैं, तो 6 के सारे पार्ट्स किए हैं। मेरी कोशिश यही है कि मैं तमाम पार्ट्स ही करवाऊं। तो पार्ट नंबर आई जी लास्ट पार्ट है, एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है -9, एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है बच्चों -9 और स्लोप दिया हुआ है -4। स्लोप को रिप्रेजेंट कर लेता हूं m के साथ। तो x इंटरसेप्ट तो है लेकिन y इंटरसेप्ट नहीं है, तो y 0 आ जाएगा, वही पिछले क्वेश्चंस वाली बात। तो बच्चों यहाँ पे फार्मूला यूज कर लेते हैं, तो पॉइंट भी है और स्लोप भी है। तो y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, y1 क्या हो गया 0 क्योंकि ये x1 है और ये y1 है। m क्या हो गया -4, x1 की जगह -9। ठीक है बेटा, y आ गया -4, माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, y इज इक्वल टू -4x प्लस 9 आ जाएगा। -4x यहाँ के प्लस का 4x हो जाएगा, ये प्लस का y वैसे ही आ गया, प्लस 9 यहाँ के माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है जी आप सब लोग समझ चुके हैं, बल्कि यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, इसको आप लोग ठीक भी कर लेंगे। कुछ बच्चों ने इसको ठीक कर लिया होगा, कुछ बच्चों ने इसको ठीक भी कर लिया होगा। क्या मिस्टेक हुई है अभी बताते हैं। -4 माइनस माइनस प्लस x प्लस 9, y इज इक्वल टू -4 को x से मल्टीप्लाई, -4x
माइनस प्लस माइनस, 4 9 जार 36 मैंने यहाँ लिखना था, 4 9 जार 36, तो माइनस का 4x यहाँ के प्लस का 4x हो जाएगा, ये प्लस का y भी आ जाएगा साथ, माइनस का 36 यहाँ के प्लस का 36 इज इक्वल टू 0। तो ये जी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें कह रहे हैं फाइंड एन इक्वेशन, आपने इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। देखिए बेटा समझ कुछ भी नहीं आई, आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट आपके पास ए है और दूसरा पॉइंट आपके पास बी है। आपके पास ए पॉइंट दिया हुआ है 3 5, ये बुक में दिया हुआ है बच्चों, और बी पॉइंट दिया हुआ है 9 और 8। वो कह रहा है इक्वेशन फाइंड करो इस परपेंडिकुलर लाइन की। आपने एक परपेंडिकुलर लाइन सीधी ड्रॉ कर देनी है बेटा, ठीक है, इस तरह से, थोड़ी सी शायद मेरी तो टेढ़ी हो, आपकी तो स्केल की मदद से होगी, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एम का, ठीक है बेटा। ये जो परपेंडिकुलर लाइन हमने इस पे ड्रॉ की है, इस लाइन की आपने इक्वेशन फाइंड करनी है बेटा। अब इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये मिड पॉइंट चाहिए, तो सबसे पहले हम ये मिड पॉइंट एम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि हमने इस परपेंडिकुलर की इक्वेशन फाइंड करनी है तो ये पॉइंट तो हमें जरूर चाहिए। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट एम फाइंड कर लेते हैं। तो फार्मूला आप सबको आता है x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2, ठीक है बच्चों। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो x1 3 है, x2 9 है, 3 प्लस 9 बाई 2, y1 5 है, y2 8 है, y1 प्लस y2 ओवर 2, 3 प्लस 9 क्या होगा बच्चों 12 हो जाएगा, 5 प्लस 8 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 6 और 13 बाई 2 ये हमें पॉइंट मिल जाएगा जी, 6 और 13 बाई 2। तो सबसे पहले तो हमने ये पॉइंट फाइंड कर लेना था, जो हमने कर लिया, 6 एंड 13 बाई 2, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर एक छोटा सा काम हमने और भी करना है, अभी वो अभी आपको बताते हैं बेटा। वो छोटा सा काम क्या है, देखिए जब भी हमने इक्वेशन फाइंड करनी हो ना, हमें पॉइंट भी चाहिए होता है और हमें स्लोप भी चाहिए होता है। पॉइंट तो हमारे पास आ गया है, अब हमें स्लोप भी चाहिए, क्योंकि हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए पॉइंट हमें मिल चुका है, अब हमने स्लोप फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे जी मैं स्पेस बना लेता हूं बेटा। अब मैं स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कर रहा हूं, मैंने क्या लिख दिया, स्लोप ऑफ ए बी, जिसको मैं नाम दे देता हूं बेटा एम का, और इसका फार्मूला आप सबको आता है, जो कि है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये बच्चों हमारे पास स्लोप का फार्मूला है, ठीक है बेटा। तो y2 क्या है जी, मेरे पास 8 है, y1 5 है, तो क्या आ जाएगा 8 माइनस 5 आ जाएगा, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x2 9 है और x1 3 है, तो 9 माइनस 3 आ जाएगा। तो बच्चों 8 माइनस 5 किसके बराबर होता है 3 के, 9 माइनस 3 6 के बराबर होता है, 3/6। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगा, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो m आ जाएगा 1/2। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होगी, अब स्लोप जो है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्लोप को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ये 1/2 है तो ये 2 आ जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 होता है, और हम इसका साइन भी चेंज कर देंगे, अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे। ये हमने इसको रेसिप्रोकल क्यों किया बेटा, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि परपेंडिकुलर इक्वेशन फाइंड करनी है। तो परपेंडिकुलर इक्वेशन में याद रखिएगा, जब भी इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर आपने फाइंड करनी होती है तो स्लोप को लाजमी आपने क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है बेटा, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट भी है, अब हमारे पास पॉइंट भी है 6 13/2, और अब हमारे पास स्लोप भी है जो कि है -2। तो बेटा अब हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। जब पॉइंट और स्लोप हो तो इक्वेशन फाइंड करने का फार्मूला होता है y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है बेटा। तो y ये x1 है, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये x1 है, ये y1 है, तो y1 आ गया 13/2
m आ गया -2 और x1 आ गया 6। तो मैंने बच्चों फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, y1 13/2 और x1 मैंने 6 पुट कर दिया है। तो अब मैं इसको यहाँ से रेस कर दूंगा, आप भी पेंसिल से लिख लेना फिर रेस कर देना। अब इसका मैंने एलसीएम लेना है, 2 को y से मल्टीप्लाई किया, 2y - 13/2 इज इक्वल टू -2x + 12। यहाँ पे मैंने क्या किया बेटा, इसका मैंने एलसीएम ले लिया। देखें ये y है ना, इसको मैं थोड़ा छोटा करके लिख लेता हूँ, ये y है, y - y1, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई और बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, हम एलसीएम इसी तरह लेते हैं। और यहाँ -2 को x से और -2 को -6 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y - 13, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4 -4x, और 2 को यहाँ मल्टीप्लाई 2 12 क्या होता है बच्चों, 24 होता है। ठीक है, तो 2 यहाँ डिवाइड में है, 2 को मैंने यहाँ पे दोनों के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो काम सिंपल हो जाएगा। अब यहाँ जरा मैं स्पेस बना लेता हूँ बेटा, यहाँ पे अब हम स्पेस बना लेते हैं। देखें जी, ये जो 2y - 13 है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 2y - 13, ये तो वैसे का वैसे ही आ गया। माइनस का 4x यहाँ आके प्लस का 4x हो जाएगा, और प्लस का 24 यहाँ के माइनस का 24 हो जाएगा। -4x यहाँ के प्लस और प्लस का 24 यहाँ के माइनस का 24। तो नेक्स्ट क्या होगा जी, 4x वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस का 2y वैसे का वैसे ही आ जाएगा, -13 - 24 -37 इज इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये इक्वेशन बच्चों हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। उम्मीद है आपको मेरी हर बात की समझ आई है, मुझे तो उम्मीद है बेटा। ठीक है, और आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना भी है कि कोई मसला तो नहीं है, अगर मसला होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे दोबारा से। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हम लोग जी इसको रेज कर लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कह रहा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस पॉइंट। ये जो पॉइंट दिया हुआ है इसको मैं नाम दे रहा हूं ए का, और आपके पास स्लोप दिया हुआ है, उसने m दिया हुआ है -3/2। अब वो कह रहा है कि जो आपने इक्वेशन फाइंड करनी है वो परपेंडिकुलर लाइन की फाइंड करनी है ना, और ये जो स्लोप है ये परपेंडिकुलर लाइन का है। तो परपेंडिकुलर में स्लोप को हम रेसिप्रोकल करते होते हैं। -3/2 है तो 2/3 आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, और अगर प्लस हो तो माइनस आ जाएगा बेटा। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। और क्या लिखना है, ड्यू टू परपेंडिकुलर। अगर आप ये लिख लें तो चेक करने वाला खुश हो जाएगा कि हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर की वजह से स्लोप को रेसिप्रोकल कर दिया है। अब फार्मूला हमें आता है y - y1 m × x - x1। ठीक है बच्चों, तो y1 क्या है जी, मेरे पास -6 है, y1 क्या आ जाएगा जी, -6। m क्या है जी, m है 2/3, m आ जाएगा 2/3, और x1 है मेरे पास -4। ठीक हो गया जनाब, तो y माइनस माइनस प्लस, ये x1 है, ये y1 है, और ये m है, हमने यहाँ पुट कर दिया। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/3, यहां भी माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है बेटा, 3 को अब यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3y, 3 6 are 18, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को यहाँ पे 2x, 2 4 are 8, 2x प्लस 8, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 2x प्लस 8 वैसे ही आ गया। 3y इस साइड पे जाके माइनस का 3y हो गया, प्लस का 18 इस साइड पे जाके माइनस का 18 हो गया। ठीक है बेटा, तो 2x माइनस का 3y प्लस 8 माइनस 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये आपने लिखना भी है साथ बेटा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। उम्मीद है आप सबको समझ भी आई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कोई बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 9। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन पॉइंट दिया हुआ है 11 - 5। इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं ए का, 11 - 5, हैविंग स्लोप दिया हुआ है -24, तो इसको m का नाम दे रहा हूं, -24। तो यहां पर अगर आप देखें उसने परपेंडिकुलर का जिक्र नहीं किया हुआ, मतलब इस क्वेश्चन में आपने इसको रेसिप्रोकल नहीं करना। ठीक है बेटा, तो फार्मूला आप सबको आता है, y - y1 m × x - x1, y
y1 है -5, m क्या है जी, m है मेरे पास -24, x1 है जी 11। ठीक हो गया बेटा, y1 की जगह -5, x1 की जगह 11, m की जगह -24, ये x1 है, ये y1 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। y + 5 -24 को x से मल्टीप्लाई किया, -24x, माइनस माइनस प्लस 24 को 11 से अपने कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर दें तो 264 आ रहा है। -24x क्या होगा इस साइड पे आके +24x हो जाएगा, +264 यहाँ के -264 इज इक्वल टू 0, -24 यहाँ के +264 यहाँ के माइनस। तो बच्चों 24x ये मैंने वैसे का वैसे ही लिख देना है, प्लस का y वैसे का वैसे ही लिख देना है। 5 - 264 इसको मैं लिख दूंगा 259 इज इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है और हमें कह रहा है कि आपने इसकी नॉर्मल फॉर्म बनानी है, स्लोप इंटरसेप्ट और टू इंटरसेप्ट। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले जी हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाते हैं इसकी, फिर हम इंशाल्लाह इसकी नॉर्मल फॉर्म बनाएंगे। तो इसके 3 पार्ट्स हैं हमारे पास, तीनों पार्ट्स को आपने इसी तरह से ही सॉल्व करना है जिस तरह हम फर्स्ट पार्ट करेंगे बेटा। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं बना रहा हूँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर पेपर में शॉर्ट में आया ना तो तीनों में से कोई एक पार्ट वो पूछेगा। ठीक है बेटा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है बेटा, ये आपने याद रखना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे y होना चाहिए, बाकी इस तरह की फॉर्म होनी चाहिए। देखें आप जरा क्वेश्चन देखें, 2x - 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास क्वेश्चन है। 2x + 11 इज इक्वल टू 4y। सबसे पहले आपने y को अलग करना है, ये वाली फॉर्म बनानी है। आपने कौन सी फॉर्म बनानी है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये वाली फॉर्म बनानी है। ठीक है बेटा, अब देखें यहाँ y के साथ कुछ भी नहीं है ना, तो y के साथ यहाँ 4 है, तो हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 4 पे डिवाइड कर दिया, 11/4। तो y के साथ जो भी वैल्यू होगी उसी वैल्यू पे आपने डिवाइड कर देना है। ठीक है, 4 से 4 कट गया, 2 1s are 2, 2 2s are 4। अब देखें ये y बच गया यहाँ पे, तो ये y लिख दिया पहले मैंने। यहाँ क्या बच गया, 1/2x, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1/2x, और साथ में क्या बच गया, 11/4। ठीक है बेटा, तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ना बन गई, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, मतलब x के साथ वाली वैल्यू, x के साथ वाली वैल्यू m की है, तो इसमें m क्या है जी मेरे पास 1/2, x के साथ वाली वैल्यू m की है, और ये जो c है ये कांस्टेंट वैल्यू c की है, तो c क्या है इसमें 11/4। तो ये मैंने जो लिख दिया, ये मैंने m लिखा है बच्चों, x के साथ वाली वैल्यू m की है। ये हमारी जी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। वो हमें कह रहे हैं कि आपने इसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म भी बनाना है। चलें जी, इसको अब हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म भी बना देते हैं। अब हम लोग हेडिंग लगा रहे हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म, बेटा आप लोग भी लगा लेंगे, टू इंटरसेप्ट फॉर्म लगा लें जी, हेडिंग लगा लें, शाबाश। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास देखें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पार्ट ए कर रहे हैं अभी हम, 2x - 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले राइट हैंड साइड पे मुझे 1 चाहिए। ठीक है बेटा, तो मैं क्या करूंगा, 2x - 4y इज इक्वल टू -11, प्लस 11 इधर आके -11, राइट हैंड साइड पे मुझे 1 चाहिए, यहाँ -11 है। अब मैं क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन को -11 पे डिवाइड कर दूंगा, -4y -11 ओवर -11, क्योंकि राइट हैंड साइड पे मुझे 1 चाहिए, तो 1 तब ही बनेगा जब हम इसी नंबर पे इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा, तो x ये जो 2 है 11 के नीचे डिवाइड कर दिया मैंने, -11/2। बच्चों इसी तरह ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा,
वाई 11/4। ये 4 जो है 11 के नीचे हम डिवाइड कर सकते हैं, -11 से -11 कट गया तो आंसर 1 बच गया। तो देखें जरा, x/a प्लस ये प्लस y/b इज इक्वल टू 1 तो ये तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। तो मतलब x/a, तो ये वैल्यू a है -11/2, y/b तो नीचे वाली वैल्यू b है जी 11/4, ठीक है, और इज इक्वल टू 1 है, तो ये हमारी कौन सी फॉर्म बन गई बेटा, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, नेक्स्ट चलते हैं, इसका थर्ड पार्ट है। तीनों पार्ट्स को आपने इसी तरह ही करना है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट करते हैं, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है बेटा। तो ये क्या होती है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म होती है, जो आपको थोड़ा सा एबनॉर्मल भी कर सकती है। थोड़ी सी टफ है बेटा, लेकिन घबराएं नहीं, मेरे होते हुए टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो टीचर्स किस लिए होते हैं, टीचर्स आपको पढ़ाने के लिए ही हैं बच्चों। तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो अब हम इसको चेंज कर देंगे नॉर्मल फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 2x - 4y। तो अभी हम लोग फिलहाल पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं। 2x - 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड पे 0 खत्म करना है और राइट हैंड साइड को हमने पॉजिटिव बनाना है। राइट हैंड साइड को 0 खत्म करना, राइट हैंड साइड पे 0 खत्म करना है। देखें ये 11 वैसे ही आ जाएगा, 2x इस साइड पे आके -2x हो जाएगा, -4y इस साइड पे आके प्लस का 4y हो जाएगा। मतलब ये क्या बन गया, -2x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 बन गया, ठीक है। तो बेटा 11 को मैंने अपनी जगह पे रखा है, इन दोनों को उठा के मैंने वहां लेके आऊं ताकि 11 पॉजिटिव ही रहे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, x के साथ जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर और y के साथ जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर, और ऊपर क्या होता है स्क्वायर रूट। -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक हो गया जी। तो -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 + 16 क्या होता है बच्चों, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे रहा हूं। 4 + 16 होता है 20, 20 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आप अपने कैलकुलेटर पे ले लेंगे 2√5, ठीक है बेटा। तो अब आपके पास से जो भी मैग्नीट्यूड आएगा उसको आपने इक्वेशन नंबर 1 पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 जो भी मैग्नीट्यूड आएगा। अब आपके पास ये मैग्नीट्यूड आया, ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड आया है। तो अब हमने इसका क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 पे क्या करना है, डिवाइड। अब मैं इसको रेज कर रहा हूं जी, रिकॉर्डिंग में आपके पास ये मौजूद है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी, ठीक है बेटा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 -2x + 4y इज इक्वल टू 11। मैग्नीट्यूड क्या आया जी, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख ली है। मैग्नीट्यूड आया है 2√5, 2√5 इज इक्वल टू 2√5, ठीक है बेटा। तो इसकी हम कटिंग कर देते हैं, 2 से 2 कट गया तो यहाँ 1 बच गया ना, तो यहाँ पे आ गया जी -1/√5 x प्लस 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2/√5 y इज इक्वल टू 11/2√5, 11/2√5। ये कटिंग हो गई, 1/2√5, 1/5 x बच गया, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2/√5 y बच गया, 11/2√5 वैसे ही आ जाएगा। अगर ध्यान से देखो x के साथ वाली वैल्यू है cos अल्फा की, तो x के साथ वाली वैल्यू है cos अल्फा की, तो cos अल्फा यहां पे क्या हो गया, यहां cos अल्फा क्या हो गया -1/√5। x के साथ वाली वैल्यू cos की, y के साथ वाली वैल्यू है sin अल्फा की, y के साथ वाली वैल्यू sin अल्फा है, तो sin अल्फा क्या हो जाएगा 2/√5 इज इक्वल टू p।
इज इक्वल टू पी, तो ये जो वैल्यू है ये पी की है, तो इसमें पी क्या है 11/2 √5। ठीक हो गया बेटा। तो अब हमने नॉर्मल फॉर्म से देखकर यहाँ से अपनी वैल्यू निकाल ली है, लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी हमने अल्फा फाइंड करना है, तो क्योंकि फिर हम उसमें नॉर्मल फॉर्म में क्या कर देंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है बेटा, तो देखें जरा 10 अल्फा निकाल रहा हूँ। अल्फा जो है वो हमेशा 10 से निकलता होता है। 10 का फार्मूला होता है साइन ओवर कॉस, ये बच्चों 10 का फार्मूला होता है। ठीक है, तो साइन अल्फा की क्या वैल्यू है -1/√5। साइन अल्फा की वैल्यू है -1/√5 ओवर, देखें ऊपर लिखा हुआ है साइन अल्फा, तो ये साइन अल्फा की वैल्यू पुट कर दी। नीचे लिखा हुआ है कॉस अल्फा, ओहो साइन अल्फा की वैल्यू है, साइन अल्फा की वैल्यू है, आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया, 2/√5। ठीक हो गया। नीचे है कॉस अल्फा, कॉस अल्फा की वैल्यू है -1/√5। तो बेटा ये सारी नॉर्मल फॉर्म ही है, नॉर्मल फॉर्म का ये सीक्वेंस है, तो थोड़ा सा टफ तो लगेगा, तो क्योंकि अब आसान तो हर चीज नहीं होगी ना। 10 अल्फा इज इक्वल टू √5 से √5 मैंने कैंसिल कर दिया, तो 2/1 2 आ जाएगा, और ये माइनस भी साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने अल्फा फाइंड करना है, तो बच्चों हम अल्फा फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखें 10 वहां जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स -2, तो अपने अपने कैलकुलेटर उठाएं और जरा निकालें 10 इनवर्स -2। ठीक है, जो कि आ जाएगा आपके पास 63.43। तो कैलकुलेटर कहाँ है जी मेरा, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 10 इनवर्स, शिफ्ट दबा के 10 इनवर्स -2, तो 63.43। ठीक है बेटा, 63.43, लेकिन माइनस में आ रहा है। अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, अगर एंगल माइनस में आ जाए तो उसको आपने 180 के साथ सॉल्व करना होता है, 180 में ऐड करना होता है, तो एंगल को पॉजिटिव बनाना जरूरी है बेटा। ठीक है, तो 180 - 63.43 कर रहा हूं, तो 116.56, 116.56, तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, तो काम हो गया हमारा। तो अब मैं क्या लिखूंगा, सो द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब जी हम रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म लिख रहे हैं, सो द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, मैंने शुरू में लिखी है, देखें वो शुरू में क्या लिखा है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो x वैसे ही आ गया, cos अल्फा की क्या वैल्यू आई है 116.57 प्लस y वैसे ही आ गया, साइन अल्फा की वैल्यू 116.57 इज इक्वल टू p। p की क्या वैल्यू आई है 11/2 √5, 11/2 विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो बेटा ये जो p है ये हमारे पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी होता है, ये जो p है ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी होता है। तो आप ये लाइन अगर लिख लें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा, ये जो p है ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी होता है, कहां से 0 0 से, मतलब ओरिजिन से, फ्रॉम 0 0, ओरिजिन पे 0 0 पॉइंट होता है ना, टू द लाइन इज इक्वल टू 11/2 √5। तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ये लाइन लिख लें तो बहुत बेस्ट हो जाएगा, हर क्वेश्चन के नीचे लिख लीजिएगा। तो ये बेटा हमारी नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म में सबसे पहले राइट हैंड साइड पे हमने पॉजिटिव नंबर बना के उसका मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड को इक्वेशन नंबर 1 पे डिवाइड कर देना है, फिर x के साथ cos, y के साथ साइन हो जाएगा, और यहाँ जो वैल्यू बनेगी वो p की होगी। फिर हमने एंगल निकालना है, एंगल हमेशा निकालते हैं tan अल्फा से, tan का फार्मूला होता है साइन ओवर कॉस, ऊपर साइन की वैल्यू नीचे कॉस की वैल्यू, तो अल्फा निकाल लिया। अगर अल्फा नेगेटिव में आए तो उसको 180 में ऐड करने, फिर हमने नॉर्मल फॉर्म लिखनी है, इसमें अल्फा की वैल्यू पुट कर देनी है और p की वैल्यू पुट कर देनी है। तो इतनी सी बात है बेटा, ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास इसका जी सेकंड पार्ट है 4x + 7y - 2 इज इक्वल टू 0।
इसको भी आपने उसी तरह ही करना है। सबसे पहले मैं इसको चेंज कर रहा हूँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है, जो कि होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के। मैंने क्वेश्चन लिख लिया बेटा, मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे y चाहिए, तो 7y को मैंने यहीं रखा, -2 यहाँ आके +2, प्लस का 4x यहाँ आके माइनस का 4x। अब यहाँ y के साथ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ तो y के साथ 7 है, तो फिर मैंने क्या किया बेटा, इस y को मैंने 7 पे डिवाइड कर दिया। अगर आप कुछ इस तरह लिखना चाहें 7/7, 7y है ना, तो पूरी इक्वेशन को 7 पे मैंने क्या कर दिया, डिवाइड। तो 7 से 7 कट गया, y बच गया। यहाँ पे मैंने -4/7 x पहले लिख लिया क्योंकि x पहले लिखा हुआ है, फिर मैंने ये c कांस्टेंट मैंने बाद में लिख दिया है, तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है। x के साथ वाली वैल्यू m की है और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो c की है, तो ये खत्म हो गया जी काम। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो ये बच्चों हमारे पास क्या होती है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया, -2 यहाँ जाके +2 हो गया, अब यहाँ 1 है इज इक्वल टू में, ठीक है, हमें 1 बनाना है इज इक्वल टू में, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इज इक्वल टू में क्वेश्चन में 2 आ रहा है, तो पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर दिया। अब x के साथ यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ तो x के साथ 4 है, तो मैं इस 4 को नीचे ले आया हूँ, 2/4 कर दिया। यहाँ y के साथ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ तो y के साथ 7 है, तो इस 7 को नीचे मैं 2 के नीचे ले आऊंगा, 2/7। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बच जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ कटिंग कर दी, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो x/1/2 y/2/7 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो x/a, तो a की वैल्यू 1/2 है, y/b, b की वैल्यू 2/7 है और वो तो 1 है, ठीक है बेटा। अब हमने नॉर्मल फॉर्म बनाना है, तो क्वेश्चन है जी हमारे पास 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है। सबसे पहले इज इक्वल टू को आपने पॉजिटिव कर लेना है, -2 यहाँ जाके +2 हो जाएगा, ठीक हो गया बच्चों। अब आपने इसका मैग्नीट्यूड लेना है, x के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर और y के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 65 हो जाएगा, ठीक है। 16 + 49 65 हो जाएगा। अब इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 पे डिवाइड कर देना है, तो मैंने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये क्या आ गया जी, 4x/65 का अंडर रूट प्लस 7/65 का अंडर रूट इज इक्वल टू 2/65 का अंडर रूट। तो इक्वेशन नंबर 1 पे हमने मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देना है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, x के साथ वाली वैल्यू cos अल्फा है, तो x के साथ वाली वैल्यू cos अल्फा है, तो मतलब cos अल्फा यहाँ क्या हो गया 4/65 का अंडर रूट, ठीक है बच्चों। y के साथ वाली वैल्यू sin अल्फा है, तो sin अल्फा क्या हो जाएगा 7/65 का अंडर रूट, और इज इक्वल टू p है, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/65 का अंडर रूट। तो मेरे ख्याल से जी आप सब लोग अब समझ चुके हैं, x cos अल्फा, x cos, x के साथ वाली वैल्यू cos, y sin अल्फा, y के साथ वाली वैल्यू sin इज इक्वल टू p। तो p आ गया। ये जो काम हमने किया है ये हमने अल्फा फाइंड करने के लिए किया, तो एंगल आएगा तो ही हमारे पास नॉर्मल फॉर्म आएगी ना बच्चों, ठीक है। तो अब आप सबको पता है कि हम लोग एंगल किस तरह से फाइंड करते हैं, पता है ना, कैसे फाइंड करते हैं, tan से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो tan अल्फा किसके बराबर होता है, sin/cos के। ये हमारे पास tan का फार्मूला है, तो tan अल्फा sin अल्फा क्या निकला है 4/√65 और cos अल्फा क्या निकला है 7/√65, तो sin/cos। तो हमने वैल्यू पुट कर दी बच्चों, तो हमारे पास x के साथ वाली वैल्यू cos की है, सॉरी गलत पुट कर दिया ना, बिल्कुल सर आपने गलत पुट कर दिया है। तो cos अल्फा क्या है जी मेरे पास 4/65 और sin अल्फा क्या है 7/√65, ठीक है बच्चों, ध्यान से पुट करना है। √65 से √65 कट गया, tan अल्फा इज इक्वल टू 7/4, tan यहाँ के इनवर्स हो जाएगा 7/4। अब जरा अपने अपने कैलकुलेटर पे tan इनवर्स 7/4 निकाल लो फटाफट, तो आप सबको निकालना आता भी है, शिफ्ट दबा के tan इनवर्स 7/4, तो आंसर आ रहा है 60.26,
तो अल्फा आ गया बच्चों, लेकिन ये पॉजिटिव में ही है, तो इसको 180 के साथ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये तो अल्फा आ गया। अब हमने क्या करना है, अपनी नॉर्मल फॉर्म लिख लेनी है। तो क्या लिखेंगे, सो द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म रिक्वायर्ड क्या है जी, नॉर्मल फॉर्म सबसे ऊपर लिखी है मैंने, एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो बच्चों मैं इसमें वैल्यूज पुट कर दूंगा जो जो मैंने एंगल्स फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से किए हैं भला। अल्फा, अल्फा की वैल्यू एक्स कॉज अल्फा की वैल्यू 60.26 एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, वाई साइन अल्फा की वैल्यू 60 पॉइंट, ये मैंने पॉइंट लिखा है बेटा, पता नहीं, ओहो 60.26, ये आ गया बच्चों एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, इज इक्वल टू पी। तो पी कहाँ निकाला है हमने, पी की वैल्यू कहाँ निकाली है, ये निकाली हुई है 2/√65, 2/√65। तो ये हमारी बेटा रिक्वायर्ड लाइन है। आपने नीचे वो स्टेटमेंट लिखती है जो मैंने पार्ट नंबर 1 में लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन 0 0 ऑन द लाइन इज इक्वल टू 2/√65। ठीक है बेटा, तो पीछे वाली लाइन आपने लाजमी लिख लेनी है जो मैंने नॉर्मल फॉर्म के सबसे लास्ट में लिखवाई थी फर्स्ट पार्ट के। तो ये सेकंड पार्ट था हमारे पास। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर सी, 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये हमारे पास क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें y चाहिए, y। ठीक है बेटा, तो ये दोनों इस साइड पे आ जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। y के साथ यहाँ 15 है, पूरी इक्वेशन को 15 पे डिवाइड किया, 15 से 15 कट गया, 8/15 यहाँ पे कटिंग कर दी, 3 1s are 3 5s are, तो 1/5। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो यहाँ पे प्लस c आना चाहिए था, प्लस और यहाँ पे c इस तरह से। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ भी हमें प्लस बनाना पड़ेगा। तो इस माइनस को हम अंदर इसके साथ क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, इस चीज का खास ख्याल रखना है। तो y इज इक्वल टू m क्या आ गया 8/15 और c क्या आ गया mx प्लस c, तो c की वैल्यू -1/5। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट है जी टू इंटरसेप्ट फॉर्म, x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज इक्वल टू 1। तो हमने ये क्वेश्चन लिख लिया बेटा, हमें पॉजिटिव 1 बनाना है लेफ्ट या राइट साइड पे। तो मैंने क्या किया, 3 को तो यहीं रहने दिया है, इन दोनों को उठा के इस साइड पे ले आया हूं। -8x यहाँ आके प्लस 15y यहाँ के माइनस का 15y हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे 3 है, पूरी इक्वेशन को 3 पे डिवाइड कर दिया। अब देखें जरा, 3 से 3 यहाँ पे क्या हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गए, तो यहाँ 1 बच गया। ये 1 जो है मैं अब इस साइड पे ले आया हूँ। तो यहाँ पे x के साथ 8 है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो इस 8 को उठा के 3 के नीचे ले आएंगे, x ओवर 3/8। इसी तरह यहाँ पर y के साथ भी टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो इस 15 को उठा के 3 के नीचे ले आएंगे। ठीक है, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1, क्योंकि x और y हमें आजाद चाहिए। तो x 3/8, यहाँ कटिंग कर दी, 3 1s are 3 3 5s are, तो x y 1/5, y 1/5। अब यहां पर भी वही पिछले क्वेश्चन वाली बात है, बीच में प्लस है तो यहां पे हमें बीच में प्लस बनाना है। ये जो माइनस है मैं इसके साथ वैल्यू के साथ शिफ्ट कर दूंगा, x ओवर a प्लस वाई ओवर b, ये जो माइनस है मैं इस वैल्यू के साथ यहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो यहाँ प्लस बच जाएगा। तो ये b की वैल्यू -1/5 आ जाएगी, a की वैल्यू 3/8, तो ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी। अब है जी हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म है बच्चों हमारे पास 15y माइनस 8x, 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब नॉर्मल फॉर्म में भी हमने कुछ इसी तरह का ही काम करना है। सबसे पहले तो हमने राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यू बनानी है, तो क्या करेंगे, 3 इज इक्वल टू -8x यहाँ के प्लस हो जाएगा और 15 यहाँ के माइनस हो जाएगा। तो इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, 8x माइनस 15y इज इक्वल टू 3, और इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन 1 का। हमें राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव ही बनाना है, जैसे यहाँ राइट साइड पे पॉजिटिव 1 बनाना है, तो यहाँ भी नॉर्मल फॉर्म में राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव ही बनाना है। अब हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे,
तो 8 का स्क्वायर प्लस -15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। तो इसको आप लोग ऐड कर लें, 289 हो जाएगा, और 289 का स्क्वायर रूट होता है 17। ठीक हो गया बच्चों। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास आंसर आया है 17, इसको इक्वेशन नंबर 1 पे डिवाइड कर देने। तो कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा क्योंकि उन्होंने पार्ट 1 और 2 समझ लिया है। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन नंबर 1 पे 8/17x माइनस 15/17y इज इक्वल टू 3/17। तो इक्वेशन नंबर 1 जो भी मैग्नीट्यूड आएगा उसको इक्वेशन नंबर 1 पे आपने क्या करना है बच्चों, डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब मैं इसको रेज कर देता हूं जी, ये लें जी, डन कर दिया जी। अब क्या करना है बेटा, वही काम, x के साथ कॉज अल्फा है तो x के साथ ये कॉज अल्फा है, तो कॉज अल्फा क्या है जी हमारे पास 8/17। y के साथ साइन अल्फा है, y के साथ साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा क्या है -15/17। साइन अल्फा क्या है -15/17। ठीक हो गया जी। इज इक्वल टू p है, तो ये वैल्यू p है, तो p की क्या वैल्यू है 3/17। इज इक्वल टू में p होता है ना, तो हमने अब सारी वैल्यूज लिख ली हैं। अब हमें tan अल्फा चाहिए, अल्फा फाइंड करना है ना नॉर्मल फॉर्म निकालने के लिए। तो tan का फार्मूला क्या होता है साइन ओवर कॉस, तो साइन की वैल्यू है -15/17, अब मैंने सही लिखी है बच्चों, और कॉस की वैल्यू है 8/17। 17 से 17 कट जाएगा, यहां पे है tan अल्फा, tan यहां आके इनवर्स हो जाएगा -15/8। तो बच्चों अपने अपने कैलकुलेटर पे tan इनवर्स निकाल लें -15/8। तो देखते हैं जी क्या आ रहा है, शिफ्ट दबा के tan इनवर्स -15/8, तो इसका जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है -61.93, -61.93। अल्फा इज इक्वल टू -61.93। ठीक है बेटा। अब यहां पर थोड़ा सा मैं एक चीज चेक कर लूं, बस एक सेकंड, 180 माइनस दिस, तो फिर ये वैल्यू आ जाएगी, और यहां पर हमें इसको 360 से माइनस करना पड़ेगा। असल में अब इसको हमें 360 से माइनस क्यों करना है, क्योंकि अब एक वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरी वैल्यू नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ होते हैं बच्चों, फोर्थ कोऑर्डिनेट में होते हैं। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में जब भी आपके पास वैल्यू जाएगी ना, तो आपने फिर 360 में माइनस करना है, इस चीज का ख्याल रखना है। देखो x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है, तो बेटा ये पॉजिटिव नेगेटिव जो होता है ना, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपने 360 में से माइनस करना है हमेशा, तो इस चीज का खास ख्याल रखना है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो भी एंगल आएगा उसको आपने हमेशा 360 से माइनस करना है, बाकी तो 180 चल जाएगा, बाकी क्या चल जाएगा 180 चल जाएगा बाकी सेकंड और थर्ड में। लेकिन यहां पर फोर्थ कोऑर्डिनेट है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है। तो फोर्थ में आप 360 से हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है बच्चे, तो क्या कर देंगे जी 360 में से इसको हम माइनस कर देंगे 61.93 को, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 298.07, 298.07। तो ये जी अल्फा आ गया हमारे पास 298.07, अल्फा आ गया 298.07। तो ये बच्चों हमारे पास अल्फा आ चुका है। अब हमने नॉर्मल फॉर्म निकाल लेनी है, क्या लिखेंगे, सो द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म अब हमने निकाल लेनी है। देखो सबसे ऊपर मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो x cos अल्फा की वैल्यू आ गई 298.07 प्लस y साइन अल्फा की वैल्यू पुट कर दी 298.07 इज इक्वल टू p। p की वैल्यू पुट कर दी 3/17। अब आपने वो नीचे एक लाइन भी लिखनी है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ये छोटी सी लाइन आपने लाजमी तीनों क्वेश्चंस में लिखनी है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, मैंने आपको सेकंड पार्ट में भी कहा था
कि ये लाइन आपने लिखनी है परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन पे जो पॉइंट होता है बच्चों वो क्या होता है 0 0 टू द लाइन इज इक्वल टू 3/17। ठीक है बेटा 3/17। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब हम 11 की तरफ चलते हैं। सब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है और हमें इसमें कह रहा है कि आपने बताना है कि ये गिवन लाइंस पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, तो मैंने पार्ट नंबर 1 यहाँ लिख दिया है। ए पार्ट जो है मेरे पास ये L1 है और ये L2 है। तो पहले मैं L1 का स्लोप ले लूंगा। अब देखिए हमने लाइन का स्लोप लेना है, तो बच्चों लाइन का जो स्लोप है इसका फार्मूला होता है -a/b। याद रखना, जब ये इक्वेशन मौजूद हो, सिंगल लाइन मौजूद हो, तो उसका ये फार्मूला होता है -a/b। और जब दो पॉइंट्स हो तो फिर फार्मूला होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। ठीक है बच्चों, तो x के साथ वाली जो वैल्यू होती है वो a होती है। x के साथ मतलब ये जो a है ये 2 है और जो b है y के साथ वाली वैल्यू b की होती है बच्चों। तो y के साथ है यहाँ 1, तो b की वैल्यू यहाँ 1 है बेटा। तो m1 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। m1 क्या आ गया -2। अब इसी तरह हमने लाइन 2 का भी स्लोप निकाल लेना है m2। तो गिवन जो लाइंस हैं मैंने एक को L1 का नाम दे दिया और एक को L2 का नाम दे दिया। तो ये है मेरे पास 4x + 2y + 5 इज इक्वल टू 0। अब फार्मूला तो वही है लाइन का, -a/b m2 इज इक्वल टू x के साथ वाली वैल्यू a होती है, y के साथ वाली वैल्यू b होती है। ठीक है बेटा, तो m2 आ जाएगा -2। तो ये आ गया जी m2, कटिंग कर दी, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो देखें जी दोनों स्लोप्स क्या है, इक्वल हैं। m1 और m2 ये आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। सो द लाइंस आर पैरेलल। तो जब भी स्लोप बराबर होंगे तो फिर हमने क्या लिखना है, लाइंस आर पैरेलल। ये के काम कब होगा, जब स्लोप क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। ठीक है, तो बी पार्ट पे आ जाए फटाफट से। 3y इज इक्वल टू 2x + 5, 3x + 2y -8 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले मैंने इसको इक्वेशन में चेंज किया है। 3y इस साइड पे आके -3y हो गया है, तो 2x -3y + 5 आ गया है और ये वाली लाइन वैसी की वैसी आ गई। अब मैं इसका स्लोप निकाल रहा हूं। पहले मैं लाइन 1 का स्लोप निकाल रहा हूं। तो फार्मूला क्या होता है, -a/b। x के साथ वाली वैल्यू a है तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, y के साथ वाली वैल्यू b है, b की वैल्यू आ जाएगी -3। माइनस से माइनस कट किया तो m1 आ गया 2/3। अब मैं निकाल रहा हूं जी m2, लाइन 2 का स्लोप निकाल रहा हूं। तो x के साथ वाली वैल्यू a है तो -a/b फार्मूला होता है। तो a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू यहाँ 2 है, 3/2। अब देखें ये दोनों स्लोप बराबर तो नहीं है, मतलब ये पैरेलल तो नहीं है। हम इसकी परपेंडिकुलर इसको हम चेक कर लेते हैं। परपेंडिकुलर के लिए क्या करते हैं, स्लोप को मल्टीप्लाई करते हैं। परपेंडिकुलर के लिए स्लोप को मल्टीप्लाई करते हैं। तो m1 का आंसर आया 2/3, m2 का आंसर आया -3/2। 2/3 -3/2, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो मल्टीप्लाई करने से अगर आंसर -1 आ जाए तो वो लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। वो लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। तो मैंने यहां लिख दिया सो द लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई करने से अगर आंसर 1 आ जाए तो वो परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है बेटा, अब इसका एक और पार्ट रह गया, थर्ड पार्ट, फटाफट से कर लेते हैं। इसको जी रेस कर रहा हूं मैं, आप लोग जी लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में अब आपके पास ये मौजूद है बेटा। तो सी पार्ट लिख रहा हूं, लाइन 1 है 4y + 2x, लाइन 1 4y + 2x - 1 इज इक्वल टू 0 और लाइन 2 है मेरे पास x - 2y -7 इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह मैं इसका स्लोप निकाल लूंगा। स्लोप निकाल लेता हूं m1, फार्मूला होता है -a/b। m1 x के साथ वाली वैल्यू a होती है और y के साथ वाली वैल्यू b होती है। तो m1 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो m1 आ गया -1/2। तो यहां पे हमने इसकी कटिंग कर दी है। ठीक है बच्चों,
इसी तरह अब हम m2 का स्लोप निकाल लेंगे, माइनस ए ओवर बी, m2 इज इक्वल टू, x के साथ वाली वैल्यू a होती है 1, y के साथ वाली वैल्यू b होती है तो -2। ठीक है बेटा, ये फार्मूले वाला माइनस आ गया, और y के साथ है -2 तो b की वैल्यू -2, माइनस से माइनस कट गया, m2 इज इक्वल टू 1/2। बेटा अगर आप ध्यान से देखें, एक तो ये दोनों बराबर नहीं है तो ये पैरेलल नहीं होगा, अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर -1 नहीं आता, तो ये परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो ये नाइदर पैरेलल है नॉर परपेंडिकुलर है, तो ये ना ही पैरेलल है ना ही ये पैरेलल है, नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, ना ये पैरेलल है और ना ही ये परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। रिकॉर्डिंग में ये अब आपके पास मौजूद है बच्चों। चलें जी, इसको मैं अब रेज कर देता हूँ, फटाफट से लिख लें जी, क्वेश्चन नंबर 12 लिख लेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 लिख रहे हैं फटाफट से। वो हमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन, आपने इक्वेशन फाइंड करनी है इस पॉइंट पर। गिवन पॉइंट है जी आपके पास, गिवन है, इसको मैं नाम दे रहा हूं x1 y1 का। ये तो हमारे पास पॉइंट है क्योंकि इस पॉइंट पर आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, एंड पैरेलल टू द लाइन, और बच्चों आपके पास लाइन दी हुई है एक, जो कि किसके बराबर है, 2x माइनस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन से आप सबसे पहले स्लोप निकाल लें, तो क्या फार्मूला होता है, -a ओवर b, क्योंकि आपने इक्वेशन फाइंड करनी है ना, तो इक्वेशन के लिए पॉइंट तो है लेकिन स्लोप चाहिए, तो स्लोप लाइन का ये फार्मूला होता है बेटा हमारे पास, m इज इक्वल टू, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -7 है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -7 है, माइनस से माइनस कट गया, m इज इक्वल टू 2/7 आ गया। अब आप सबको पता है कि जब स्लोप हो और पॉइंट हो तो इक्वेशन फाइंड करने का ये फार्मूला होता है, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। y1 की वैल्यू 7 है, m की वैल्यू 2/7 है, x1 की वैल्यू -4 है। ठीक हो गया बच्चों, तो ये वैल्यू x1 है, ये y1 है, तो x1 की जगह -4 पुट कर दिया और y1 की जगह 7 और m की जगह 2/7, तो क्लियर हो गया सर जी, क्लियर हो गया, आप आगे चलें, आप टेंशन ही ना लें। तो अब इस 7 को हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 y's आर 7 और -49, 7y -49, 7 को y के साथ 7 को 7 के साथ इज इक्वल टू 2x प्लस 4। ठीक है बच्चों, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो ये जो मैंने छोटू सा लिखा हुआ है ये 4 है। ठीक है, तो 7y -49, 2 को मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 8, 2x प्लस 8 -7y -49, 2x वैसे ही आ गया, प्लस 8 वैसे ही आ गया, 7y वहां जाके -49 यहां आके +49 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो 2x -7y 8 प्लस 49 प्लस 57 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 13 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। हमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पे हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, जिसको मैंने x1 y1 का नाम दे दिया है, एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइंट। और ये जो दो पॉइंट्स हैं ये परपेंडिकुलर हैं, एक है a -15 -8 और जो दूसरा b दिया हुआ है वो है जी हमारे पास 10 और 7। देखें पॉइंट तो है हमारे पास, तो अब हमने फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है, तो क्योंकि इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें स्लोप भी चाहिए। अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, लाइन नहीं है, दो पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे स्लोप फाइंड करने का फार्मूला होता है जब भी दो पॉइंट्स हों, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो बच्चों ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो y2 आ जाएगा 7, y1 आ जाएगा -8। ठीक है बच्चों, x2 आ जाएगा 10, x1 आ जाएगा -15। ठीक है, आप लोग चाहें तो डायरेक्ट भी साइन चेंज कर सकते हैं। तो 7 माइनस माइनस प्लस, 7 प्लस 8 15 हो जाएगा, 10 प्लस 15 25 हो जाएगा, m इज इक्वल टू
m इज इक्वल टू 5 3 जार 15, 5 5 जार 25, कटिंग कर दी है 5 के टेबल पे, लेकिन मैं यहां स्लोप को रेसिप्रोकल कर दूंगा, -5/3 कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ड्यू टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वजह से जब भी इक्वेशन में परपेंडिकुलर का जिक्र होगा तो स्लोप को आपने बच्चों क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। प्लस होगा तो माइनस, और वैल्यू को भी उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो अब हमें इक्वेशन चाहिए, तो बेटा अब हमारे पास पॉइंट भी है, पॉइंट है हमारे पास x1 y1 5 - 8, इस पॉइंट पे इक्वेशन फाइंड करनी है, और स्लोप है हमारे पास -5/3। तो ये है जी हमारे पास स्लोप इक्वेशन। अब भाई आपके लिए तो कोई मसला ही नहीं है, फार्मूला होता है y - y1 m इंटू एक्स माइनस x1, ये जी हमारे पास फार्मूला है। y1 की वैल्यू -8 है, m की वैल्यू -5/3, x1 की वैल्यू है 5, x1 की क्या वैल्यू है 5, y1 की वैल्यू -8, और m की वैल्यू -5/3 जो हमने यहाँ पर शुरू में फाइंड की है। तो बच्चों ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, 3 यहाँ के मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो चलें इसको भी फिलहाल वैसे लिख लेते हैं, -5x -5। 3 यहाँ डिवाइड था, इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दी, स्टेप बाय स्टेप कर दिया जी आप लोगों के लिए। 3y 3 8 are 24 -5x + 5, ओहो नहीं 5 5 are 25, ठीक है जी। तो 5 को हमने अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, 3y + 24 -5x यहाँ आके प्लस हो जाएगा, और +25 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, बात खत्म हो गई। 5x + 3y + 3y, 24 - 25 -1 is equal to 0, which is the required equation। तो ये बेटा हमारे पास 5x + 3y - 1 is equal to 0 है। क्वेश्चन नंबर 13 था, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, अल्लाह हाफिज।